हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई तो आपकी बढ़िया ही चल रही होगी। ठीक है, देखो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जो हमारा जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो उस चैप्टर के हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कि मैं ऐसे क्वेश्चन जिसको मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस बार के जो आपका सितंबर में रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उसमें भाई वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सब डिटेल में वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले। देखो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंगी। तो भाई हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फंगी का। ठीक है, तो देखो जब हमने क्लासिफिकेशन है ना, देखो हमने क्या देखा था, जो हमारा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई कैसे जो डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स होती हैं उनको जो है मतलब कैसे अलग अलग, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब जो डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स है वो क्या थी। ठीक है, और जो है मतलब उसको कैसे अलग अलग किंगडम्स में उसको डिवाइड किया गया था, उन मतलब सारे जो हमारे लिविंग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमारे प्लांट्स भी आते हैं, हमारे बैक्टीरिया भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, फंगी भी आती हैं, प्रोटिस्टा भी आती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन भी देखा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देखा था। ठीक है, कि कैसे जो है मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, कि कैसे जो है मतलब ये जो इतने सारे जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं उनको क्लासीफाई किया था कौन कौन से किंगडम में। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था, वो था आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सभी लिविंग फॉर्म्स को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सी किंगडम्स थी, फर्स्ट किंगडम थी हमारी मोनरा, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया। सेकेंड किंगडम क्या थी, सेकेंड किंगडम थी हमारी प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम थी फंगी, फोर्थ किंगडम थी प्लांटेई, एंड द फिफ्थ किंगडम थी एनिमेलिया। है ना, तो हमने इस टाइप से क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि भाई इनमें से हमें बताना है कि कौन सी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फंगी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले और फिर जो हम करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि भाई जो सेल वॉल है इनकी काइटिन की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो फंगी की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। सही है, हमें बताना है नॉट करेक्ट। सेकंड देखते हैं, फिलामेंटस माइसीलियम इज प्रेजेंट। देखो जो फंगी की बॉडी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो माइसीलियम की बनी होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो आपस में कनेक्ट करके पूरा एक ग्रुप बना के माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पूरी फंगी की बॉडी जो है एक्चुअल में उसी की ही बनी होती है, माइसीलियम की। यहाँ पे इसकी जो बॉडी होती है डिवाइडेड नहीं करती कि इसके अंदर कोई मतलब प्रॉपर जो हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे दिखता नहीं है कि हमें जैसे मतलब कि जो डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स जो है हमें यहाँ पे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि प्रॉपर जो उसकी बॉडी होती है किस चीज़ की बनी होती है, माइसीलियम की बनी हुई होती है। बात समझ आ गई, तो ये बात भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी देखते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो भाई फोटोसिंथेसिस हमने यहाँ पे कहीं नहीं पढ़ा था, फंगी के अंदर हमने देखा था हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखा था हमने, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं भाई, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज देखी थी, जैसे डीकम्पोजर्स इसी के अंदर आते हैं, है ना, जो हमारे डीकम्पोजर्स हो गए, सैप्रोफाइट्स हो गए, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, वो इसी के अंदर आएंगे। कुछ फंगी क्या है डिजीज भी कॉज करती हैं, तो पैरासाइट्स की फॉर्म में भी मिलती हैं। तो ये हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे। डीकम्पोजर्स भी इसी के अंदर आएंगे, मतलब जो कुछ फंगी क्या थी जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रही थी। ठीक है, इसमें जो हम वही इनको सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं, सैप्रोफाइट्स, डीकम्पोजर्स बोल रहे सैप्रोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद पैरासाइट्स। तो ये सारी कैटेगरीज को हमने इसी के अंदर देखा था। ठीक है, डीकम्पोजर्स बोल, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जो फंगी का होता है यहाँ पे कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखो यहाँ पे सी वाला हमारा रॉन्ग हो गया। डी देखते हैं, क्या इसके अंदर ए सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जैसे वो स्पोर जर्मिनेट करेगा कहीं पे तो वो स्पोर क्या कर देता है, पूरी यहाँ पे फंगस की जो बॉडी है वो इसकी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं रॉन्ग बताना था, तो रॉन्ग हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सबको समझ आ गया कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, क्लियर हो गया।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के जो एनडी एग्जाम था आपका उसी में ही आया हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट अबंडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई। तो हमें बताना है कि भाई कि सबसे ज़्यादा किस लिविंग फॉर्म की जो स्पीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, फंगी हो गया, ग्रीन प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट्स हो गए। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के नंबर की, तो हमने कितना देखा था यहाँ पे कि कितनी स्पीसीज थी, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज देखी थी हमने सभी लिविंग फॉर्म्स की, है ना। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का नंबर है ना। इसमें जो है हमारे बैक्टीरिया भी आते हैं, फंगी भी आते हैं, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स सभी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। वहीं अगर इसमें बात करें तो इसमें 70% क्या है, इस पूरे नंबर में 70% क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ठीक है। और इसमें जो है 22% क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे, और बचा हुआ जो परसेंटेज है उसमें दूसरी लिविंग फॉर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंसेक्ट की, अगर हम बात करें तो इन 70% एनिमल्स में से 70% क्या होते हैं भाई, 70% यहाँ पे होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 70% एनिमल्स में से भी 70% होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए कि भाई इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा हमें स्पीसीज का नंबर है ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हमें किसकी आइडेंटिफाई हुई हैं, तो वो हुई हैं इंसेक्ट्स की। क्योंकि देखो इंसेक्ट्स को अगर आप देखोगे जहाँ भी आप नज़र लगा लो, है ना, कहीं भी नज़र डालो आप, मतलब हर जगह आपको इंसेक्ट्स दिखेंगे। पानी में भी इंसेक्ट हैं, एयर में भी इंसेक्ट हैं, ये हमारे सॉइल हो गई उसी के उसके अंदर भी इंसेक्ट हैं ना, तो दिख रहे हो ना, तो टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वाटिक भी हैं, तो हमें हर जगह जो है इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी है ऑप्शन इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ आ गया कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये हमारा 2014 में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ हमें क्या दी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, करेक्ट ऑप्शन को सबसे पहले तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है अच्छे से कि करेक्ट पूछ रखा है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट देख लेंगे, तो उनको लगेगा भी हाँ करेक्ट पूछा हुआ होगा, कि एकदम से जो है अपना आंसर को एकदम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछा हुआ होता है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, है ना। कीवर्ड्स क्या पे, यहाँ पे देखो कीवर्ड्स का क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, सिर्फ हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें किसकी दी हुई है, सारी स्टेटमेंट्स दी हुई है एनिमल किंगडम की, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स किसकी दी हुई हैं, ये हमें दी हुई हैं एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम के बारे में जब हमने पढ़ा था, एनिमल किंगडम की हमने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े थे, ठीक है। उसमें जो एनिमल किंगडम में कितने फाइलम्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे 11 फाइलम्स, ठीक है। कितने फाइलम्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे 11 फाइलम्स। तो उन्हीं फाइलम्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या सभी जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो मैरीन नहीं होते। देखो जो इकाइनोडर्मेटा वाली जो हमारी फाइलम थी ना, जिसके अंदर क्या आ रही थी, स्टारफिश आ रही थी, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि भाई इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। तो भाई ये जो इकाइनोडर्म्स हैं ये क्या लिखा हुआ है कि भाई ये मैरीन नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन ही फाइलम है। इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मैरीन होते हैं। तो ये तो भाई एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम है हमारी, एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम है। तो ये तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हो क्वेश्चन के अंदर कि इकाइनोडर्म्स जो हैं वो मैरीन नहीं होते, ठीक है। मतलब वो समुद्री वाला जो पानी होता है उसके अंदर नहीं मिलते, तो वो तो एक्सक्लूसिवली मैरीन ही होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड देखें, जो स्पंजेस होते हैं क्या वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते कि क्या सिर्फ वो बस मैरीन ही होते हैं, नहीं। स्पंजेस हमने कौन सी फाइलम में पढ़े थे, हैं, साथ के साथ जो है ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। स्पंजेस हमने किस में पढ़े थे भाई, स्पंजेस हमने पढ़े थे पोरीफेरा में। जो हमारी सबसे फर्स्ट फाइलम थी पोरीफेरा, जिसके अंदर सारे पोर बियरिंग एनिमल्स आते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, है ना। क्या आते हैं इसके अंदर, पोर बियरिंग एनिमल्स,
है ना, पोर बियरिंग एनिमल्स आते हैं। और क्या इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि इसमें मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम, है ना, वाटर कैनाल सिस्टम इसके अंदर मिलता है कि इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है वाटर एंटर करता है, जो उसकी स्पंजोसील उसकी कैविटी होती है, उसके बाद जो ओसिकुलम होता है उसके थ्रू जो है वाटर बाहर आ जाता है। पढ़ा था ना मैं डिटेल में सब चीज़ें। तो ये यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा में जो उसके मेंबर्स होते हैं वो मैरीन वाटर में भी मिल सकते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं होते। ऑप्शन रॉन्ग, समझ आ गया। सी देखें, ये थर्ड क्या दिया हुआ है कि इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। बिल्कुल सही बात है कि भाई इंसेक्ट जहां भी आप नज़र घुमाओगे हर जगह इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये बात तो सही है। फोर्थ देखें, फोर्थ दिया हुआ है कि भाई क्या सारे प्राइमेट्स जो है आर्बोरियल होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको पक्का कंफ्यूज कर सकती थी। अब देखो इसको ना थोड़ा, ये इसमें जो कोड्स दिए हुए हैं कोड्स को थोड़ा जरा हम क्या करते हैं, थोड़ा उनकी करते हैं, मतलब उनको जो प्रॉपर कह सकते हैं कि हम उनकी डिकोडिंग करते हैं इस स्टेटमेंट की, क्या मतलब है इसका। देखो प्राइमेट्स किसके अंदर आते हैं, प्राइमेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये ऑर्डर होता है मैमल्स का, ठीक है। प्राइमेट्स क्या है भाई, ये ऑर्डर है मैमल्स का, है ना। प्राइमेट्स क्या है, ऑर्डर है मैमल्स का। और देखो इस प्राइमेट्स ऑर्डर में जो है क्या आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे मंकीज, एप्स, हम ह्यूमंस भी इसी ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन आता है, मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो हम सब किसके अंदर आते हैं, इस प्राइमेट्स ऑर्डर के अंदर जाते हैं। जब हमने क्लास मैमल्स पढ़ी थी, है ना, जब हमने मैमेलिया क्लास पढ़ी थी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई कौन कौन से इसके ऑर्डर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मंकीज, एप्स, ह्यूमंस जो है ये सब क्या है भाई, मैमल्स के ऑर्डर्स हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे आर्बोरियल का मतलब क्या होता है, आर्बोरियल का मतलब ये होता है कि भाई ये जो है ट्रीज पे रह सकते हैं, ठीक है। तो आर्बोरियल का मतलब क्या है कि भाई ये रह सकते हैं ट्रीज पे, तो इनमें मंकीज और एप्स तो ट्रीज पे रह सकते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। तो मंकीज और एप्स यहाँ पे क्या है, आर्बोरियल हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ह्यूमंस भी तो रहते हैं, मतलब ह्यूमंस भी तो आपने देखा नहीं आजकल ट्री हाउस जो होते हैं कि उसमें भी ह्यूमंस रहते हैं। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जिनका मतलब ओरिजिन इस टाइप का है कि वो रहते ही किस में है, ट्रीज पे ही रहते हैं, है ना। तो मंकीज एप्स क्या है, आर्बोरियल है, ट्रीज पे रहते हैं। तो भाई ये तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है, फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ को हम करेक्ट कर देते हैं भाई। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया कि किस टाइप से क्वेश्चन जो हमारे स्टेटमेंट्स दी हुई है कैसे उनकी डिकोडिंग करनी है। बात क्लियर हो गई, चलें आगे चलें। तो देखो आगे हमारा यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सब ग्रुप्स लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। हमें क्या बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है अपना खाना खुद से नहीं बनाते, सही बात है बिल्कुल। कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। सेकंड है हमें करेक्ट नहीं बताना, है ना। बी दिया हुआ है कि जो बॉडी है क्या इसमें सेल्यूलोज मिलता है। तो कहीं से कहीं तक भी आपने एनिमल्स की बॉडी में सेल्यूलोज कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा ना। किसके अंदर पढ़ा था हमने सेल्यूलोज, हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एल्गी में पढ़ा है, प्लांट्स के अंदर पढ़ा है ना। जो हमने बेसिकली प्लांट्स की जो प्लांट किंगडम पढ़ा था वहाँ पे हमने सेल्यूलोज का जिक्र सुना था ना। इसका अलावा हमने किसी में नहीं सुना। तो भाई सेल्यूलोज ये किस में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ये प्लांट किंगडम्स के मेंबर्स में, है ना, इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो बी हमारा रॉन्ग। सी है डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सही बात है भाई, एनिमल्स में क्लोरोफिल थोड़ी होता है। एनिमल्स खुद से फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर सकते हैं। क्लोरोफिल का मेन, देखो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसका मेन रोल क्या था, इस पिगमेंट का मेन रोल ये था कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवा रहा था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवा रहा था। तो अब खुद बताओ हम क्या फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, क्या हम अपने खुद से खाना बना पा रहे हैं। अब ये मत समझना कि मैम हम खुद से खाना बना देते हैं, किचन में जाकर खुद हम खाना बनाते हैं, उस वाले उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कि मतलब जो बॉडी के अंदर अपने खाना प्रिपेयर करते हैं, खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा के, है ना, उसकी बात हो रही है।
ये जो खाना किचन में जाके बनाने उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके पास भाई क्लोरोफिल नहीं होता है एनिमल्स के पास, सही बात है। क्लोरोफिल किसके पास होता है? प्लांट किंगडम के मेंबर्स के पास, ठीक है। तो ये भी सही है। डी पढ़ते हैं, ये माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल जा सकते हैं एनिमल्स, है ना, अभी उनको पैर दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट्स की तो उनको किसी किसी के पास पैर भी नहीं है, जैसे कि हम स्पंजेस की बात करें या सीलेंट्रेट्स की बात करें, या हम कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें, तो इसमें क्या है कि मतलब ये फ्रीली स्विम है ना, एक्वेटिक है तो फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो मूव कर सकते हैं बिल्कुल। तो सभी जो एनिमल किंगडम के मेंबर्स थे वो मोस्ट ऑफ द क्या कर रहे थे, सारे के सारे जो है मूव कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कुछ फॉर्म जो थे जिसके अंदर सेसाइल भी थी, जो सिर्फ एक ही जगह अटैच थी, ठीक है। तो भाई हमें मोस्ट ऑफ द माइग्रेट कर सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो भाई करेक्ट कौन सा नहीं है इसमें से? नॉट करेक्ट है ना। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी वाला है कि इनकी बॉडी के पास सेलुलोज होता है, बॉडी में सेलुलोज होता है, यही इसमें हमारा गलत स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट। तो बी वाला है ना यहाँ पे। अब मैं सारे को इरेज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे बी वाले को टिक कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि मैम, अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर को पढ़ा भी नहीं है ना, तो मैं ये सोचो कि मतलब मैं जो है मोस्ट ऑफ डाउट्स आपके यहीं क्लियर कर दूंगी, पूरी जो है आपको स्टेटमेंट की कोडिंग करवा के कि भाई इसका मतलब क्या होता है मैं पूरा आपको यहीं बता दूंगी, ठीक है। तो मतलब उन स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं, वो ये सोच रहे होंगे मैम पता नहीं क्या PYQs करवा रहे हो आप, जो है मतलब हमें चैप्टर पढ़ा नहीं है, हमें कुछ तो इसके बारे में पता नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना है, मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है उसको पूरा डिकोड करके उसको बता रही हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं कि भाई एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है। देखो एम्फीबियंस का मतलब होता है कि ये जो है लैंड पे भी रह सकते हैं, और भाई ये जो है वाटर भी इनको चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, और इनको जो है लैंड पे भी रह सकते हैं। तो भाई इनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। जैसे हम बात करें अगर एनिमल्स की कैटेगरी के, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखो जैसे हम फ्रॉग को देखते हैं, फ्रॉग जो है लैंड पे भी रह सकता है, फ्रॉग जो है पानी में भी रह सकता है, तो उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि भाई प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन सा है, मतलब ऐसा प्लांट जो लैंड पे भी रह रहा है लेकिन उसको पानी भी चाहिए होता है, वैसा हमें प्लांट बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखो, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स। तो इसको बिल्कुल याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तो कब का आया हुआ है, आपके एनडीए 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें जो है एम्फीबियंस किसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का, तो एम्फीबियंस बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को, है ना, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं भाई, एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे बेशक वो सोइल में भी ग्रो कर रहे हैं, सोइल पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनको आसपास जो है मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उनको आसपास अपने पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाने के लिए। मतलब क्या है कि जो उनके मेल गैमिट्स हैं वो वाटर की हेल्प से ही जा पाते हैं किसके पास, एग, जो हमारा ये फीमेल गैमिट है उसके पास, उसी की वाटर की हेल्प से ही जा पाते हैं, तभी इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आसपास वाटर नहीं होगा, सिर्फ ये सोइल में ही ग्रो कर रहे हैं, तो भी इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या हो, समझ आ गया कि ये इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनको चाहिए होता है ना, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं, है ना। ये ग्रो कर सकते हैं सॉइल में, है ना, ग्रो कर सकते हैं सॉइल में, लेकिन इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे इनको वाटर चाहिए होता है भाई, वाटर इज नेसेसरी, है ना, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब सबको समझ आ गया भाई क्या है ब्रायोफाइट्स, तो वाटर इनको चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो इसलिए ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोले जाते हैं ब्रायोफाइट्स। सब बात समझ आ गई। उसके बाद देखो एग्जाम्पल बता देते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लो। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मार्केंशिया होता है
है ना, मार्केंशिया हो गया, रिक्सिया हो गया, उसके बाद हमारे मॉसेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है, फिनेरिया, स्फेगनम, ये सब इसके अंदर मॉसेस भी आते हैं। मार्केंशिया हो गया और हमारे मॉसेस जैसे फिनेरिया हो गया, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। लीवर वर्ड्स एंड द मॉसेस, इसके ये कुछ एग्जाम, मतलब इसके अंदर कुछ कैटेगरी आती है प्लांट्स की, लीवर वर्ड्स एंड द मॉसेस, जहाँ भी ये दिखे तो मतलब ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। बात समझ आ गई। उसके बाद देखो थैलोफाइट्स में क्या पढ़ा था हमने भाई, थैलोफाइट्स में हमने पढ़ी थी सारी एल्गी के बारे में, है ना, सारी एल्गी के बारे में पढ़ा था थैलोफाइट्स के अंदर। इनको थैलोफाइट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है ना, प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव्स में इनकी बॉडी डिवाइड नहीं करती है, इसलिए इसकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है ना, उसको थैलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो कैटेगरी है यहाँ पे इनको बोल रहे हैं थैलोफाइट्स, जिसके अंदर आती हैं एल्गी। बात समझ आ गई। उसके बाद टेरिडोफाइट्स, ये क्या होते हैं भाई, टेरिडोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास सबसे पहले वस्कुलर टिश्यूज हमें देखने को मिले थे, ठीक है ना। साथ के साथ जो देखो उससे कुछ क्वेश्चन कुछ कैसे बन सकता है कुछ नहीं पता, तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स हैं भाई, टेरिडोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स जो है इनको बोला जाता है वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। मतलब क्या है कि इनके पास क्या है, सीडलेस प्लांट है, कोई सीड तो इनके अंदर बनता नहीं है, लेकिन इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं, है ना, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, है ना। मेन जो इनकी टर्म्स इनकी समझ लेते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनमें सीड तो बनते नहीं हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, लेकिन वस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे भाई, जिम्नोस्पर्म्स थे नेकेड सीड प्लांट्स, ठीक है। क्या थे, ये थे भाई नेकेड सीड प्लांट्स। क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया। तो एम्फीबियंस कौन हुआ प्लांट किंगडम का, वो हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइट, है ना। तो भाई एम्फीबियन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रायोफाइट यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है सबको यहाँ तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पाइसेस। अब पाइसेस का मतलब क्या है, देखो जिनको नहीं पता है भाई पाइसेस का मतलब क्या होता है, तो ये क्लास होती है जिसके अंदर क्या मिलती है, फिशेस मिलती हैं, फिशेस क्या मिलती हैं इसके अंदर, इनके अंदर मिलती हैं फिशेस, ठीक है। तो सारी फिशेस किसके अंदर मिलेंगी, स्पाइसेस जो क्लास है उसी के अंदर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, फिशेस का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है। अब देखो आप सोच रहे होगे मैम सबके आगे तो फिश लगा रखा है, अब कौन सा एग्जाम्पल होगा फिश का, है ना। डॉग फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, सब तो फिश है मैम, इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा, सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना। तो ये तो मतलब यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं इस ऑप्शन को, तभी ऐसा नहीं सोचना है। देखो क्या करेक्ट आंसर आएगा, जो यहाँ पे फिश है ना डॉग फिश, एक्चुअल में सिर्फ यही यहाँ पे फिश है, जो डॉग फिश है वही यहाँ पे फिश की कैटेगरी में आ रही है भाई, डॉग फिश। ये कॉन्ड्रिक थाइस कैटेगरी में आती है, मतलब जिसका स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। तो किसकी कैटेगरी में आती है, ये आती है कॉन्ड्रिक थाइस की कैटेगरी में, कॉन्ड्रिक थाइस। जैसे हम फिशेस की कैटेगरी देखते हैं ना, तो एक तो वो वाली थी जिसके अंदर मतलब क्या था कि जो उनका स्केलेटन था वो बोन्स का बना हुआ था, बोनी स्केलेटन था, है ना, बोनी एंडोस्केलेटन। और एक कैटेगरी ये थी कि जिसका स्केलेटन बना हुआ था कार्टिलेज का। तो ये वाली जो फिश है इसका स्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का, तो सिर्फ यहाँ पे यही फिश है। अब देखो ये दूसरी क्या है वो भी बताती हूँ, ये तो ऑप्शन सही हो गया। जेली फिश, जेली फिश हमने किसके अंदर पढ़ा था भाई, जेली फिश हमने पढ़ा था सीलेंट्रेट्स के अंदर, है ना। जो हमारी सेकेंड वाली फाइलम थी सीलेंट्रेट्स, उसके अंदर हमने पढ़ी थी जेली फिश, सीलेंट्रेटा के अंदर। सीलेंट्रेट्स इसको हम क्या बोल रहे थे, इसी फाइलम को हम नाइडेरिया भी बोल रहे थे, है ना, नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा नाइडेरिया, इसी वाली फाइलम को बोल रहे थे। अब देखो नाइडेरिया क्या था, याद दिला देती हूँ, देखो क्या था नाइडेरिया। नाइडेरिया ये था कि इनके पास कुछ नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं इस फाइलम के पास, क्योंकि ये सेल्स क्या काम कर रहे थे, ये प्रे को कैप्चर करने में काम कर रहे थे, डिफेंस में हेल्प करवा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब ये इनका कुछ मेन काम था किसका, नाइडोब्लास्ट सेल्स का, इसलिए इस फाइलम का नाम पड़ा है नाइडेरिया, और इसको सीलेंट्रेट्स भी बोलते हैं। और जो जेली फिश है वो इसी की ही मेंबर थी। क्लियर हो गया, याद आ गया। अब देखो सिल्वर फिश क्या थी भाई, सिल्वर फिश है एक टाइप का इंसेक्ट, इंसेक्ट की कैटेगरी में आती है सिल्वर फिश, ठीक है। और इसकी फाइलम कौन सी है,
इसकी फाइलम थी आर्थ्रोपोडा, है ना। इसकी फाइलम क्या थी भाई, इसकी फाइलम थी आर्थ्रोपोडा। जो इंसेक्ट वाली फाइलम थी सारी हमारी आर्थ्रोपोडा, जो हमारी लार्जेस्ट फाइलम थी आर्थ्रोपोडा, तो भाई उसी के अंदर आती है ये सिल्वर फिश। तो ये फिश नहीं है, ये इंसेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार फिश, अब यहाँ तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, स्टार फिश किसके अंदर पड़ी थी। स्टार फिश हमने पढ़ी थी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर, है ना। ये हमने पढ़ी थी किसके अंदर, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं ना। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी, इनकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट ऑन स्किन, इसलिए इनको बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एग्जाम्पल स्टारफिश। तो भाई यहाँ पे हमारी करेक्ट की सिर्फ यहाँ पे फिश कौन सी है, फिश है यहाँ पे डॉग फिश। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, लेकिन आप जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये 20, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल की बनी होती है, ठीक है। उन्हीं सेल्स के अंदर क्या थे, सभी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो होते हैं सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट, है ना। इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या पढ़े थे हमने, वो हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हमने देखे थे, है ना। क्या काम था इनका, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इनका रोल था, ठीक है। एनर्जी को स्टोर कर रहे थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे सेल के, ठीक है। और यहाँ तक कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने में भी ये लोग हेल्प कर रहे थे ना, जो बायोमोलिक्यूल्स है वो हेल्प कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में किसका रोल था, मेन डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या पढ़ा था, डीएनए आरएनए पढ़ा था, ठीक है। तो भाई सेल जो है सबसे सिंपलेस्ट, अगर हम कहें कि भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपलेस्ट क्या होती है, सेल, कि हमारी बॉडी जो है किससे मिलके बनती है, सेल से मिलके बनती है, ठीक है। अब किसी लिविंग फॉर्म्स के अंदर जो सेल हैं, एक सिंगल सेल से उसकी बॉडी बन सकती है, और किसी किसी के अंदर जो मल्टीपल सेल से बॉडी बन सकती है, ठीक है। अब देखो जब ये सेल क्या करते हैं, ये सेल जो है डिवाइड कर करके पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन फंक्शन प्ले करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। जैसे प्लांट्स के अंदर हमने कौन से टिश्यूज पढ़े थे, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू, वास्कुलर टिश्यूज, ये सब पढ़े थे। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर कौन से पढ़े थे हमने, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। और यहाँ पे इस टाइप के टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब पढ़े थे। तो भाई टिश्यूज क्या किससे बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब जब टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज भी जब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो भाई ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। याद आ गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं भाई, वो होते हैं इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है उसके बेसिस पे हमें सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी अगर दिया हुआ होता तो जैसे इसका उल्टा बताना होता हमें, तो हमें इस टाइप से जो है ना स्टेटमेंट जो होती है उनको डिकोड करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप सोच रहे हो मैम सेल तो कहीं दिया हुआ है नहीं, किसी भी ऑप्शन में सेल नहीं दिया हुआ, सब में प्रोटीन दिया हुआ है। तो भाई देखो इसको रॉन्ग नहीं समझना है। प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन कभी कहाँ पढ़ा है अभी हमने, प्रोटीन पढ़ा है सेल के अंदर तो प्रेजेंट है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल के वो ये सभी तो होते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे सेल की जगह प्रोटीन दे दिया है तो वो भी तो सही होगा ना। तो सबसे पहले प्रोटीन आएगा, प्रोटीन सब में दिया हुआ है। उसके बाद आएंगे टिश्यूज़, टिश्यूज़ किसके अंदर दे रखा है, ये दे रखा।
फिर आएंगे ऑर्गन, फिर आएंगे पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो, और ऑप्शन क्या होगा उसको भी देखो। कभी कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बेशक आपको उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इस टाइप से डिकोडिंग करके ना आपको मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई वहाँ ये हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, तो ये तो इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये तो इसके अंदर नहीं आएगा, ये तो अलग ही चीज़ है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको तो हटाओ। उसके बाद फिर जो हमारे 1-2 ऑप्शन बचा है उसी में से आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं यहाँ पे हमारे बायो के MCQ को सोल्व करने की। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपने, देखो ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखो इतने सिंपल से क्वेश्चन भी मतलब इतना जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन था और बहुत ही इसको कॉम्प्लेक्स करके जो है आपको दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या समझना है कि भाई एनडीए में ये नहीं समझना कि एनडीए में बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, इजी से बड़े चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो भी देखो थोड़ा जो है ना हमें मतलब अपने लेवल को हाई करके थोड़ी चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम है और नेकेड सीड क्लासिफाइड। ऐसे एवरग्रीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर वुडी स्टेम होती है, उनकी स्टेम काफ़ी ज़्यादा वुडी होती है और जो है सीड्स उनके अंदर नेकेड होते हैं। नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है कि भाई सीड्स जो है वो इनक्लोज्ड नहीं होते फ्रूट के अंदर, है ना। सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, है ना। सीड्स इनक्लोज्ड नहीं होते हैं फ्रूट के अंदर। देखो जैसे आप कोई फ्रूट खाते हो, जैसे मैंगो खाया आपने, तो उसके अंदर में सीड देखने को मिलता है ना, या कोई भी आप ले लो, कोई भी मतलब फ्रूट ले लो, तो सबके अंदर सीड देखने को मिलते हैं, किसी के अंदर नहीं भी होते, मतलब जिसके अंदर होते हैं। तो भाई सीड कहाँ है, फ्रूट के अंदर तो सीड मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सीड है ना सिर्फ नेकेड सीड्स हैं, कोई फ्रूट फ्लावर नहीं। मतलब अगर देखो नेकेड सीड्स हैं तो मतलब क्या है कि इन प्लांट्स में कोई फ्रूट फ्लावर कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलडन्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। तो देखो अगर हम यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन करें प्लांट्स का, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उनको जो है 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जो हमारी प्लांट किंगडम है उनको कैटेगराइज कर दिया गया था 2 सब किंगडम्स के अंदर। एक तो थे हमारे क्रिप्टोगैम्स, है ना, एक तो थे हमारे क्रिप्टोगैम्स और दूसरे वाले क्या थे, फेनिरोगैम्स, है ना। क्रिप्टोगैम्स एंड द अदर इज फेनिरोगैम्स। मतलब क्या होता है, देखो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स। इनके अंदर कोई सीड नहीं बनते क्रिप्टोगैम्स के अंदर। और फेनिरोगैम्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे सीड बियरिंग प्लांट्स। मतलब इसमें क्या है, इन प्लांट्स में हमें सीड देखने को मिलते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो इनकी कैटेगरी देखते हैं। तो जो क्रिप्टोगैम्स हैं उसके अंदर हमें 3 कैटेगरी हमने पढ़ी थी प्लांट्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट पढ़ी थी हमने थैलोफाइट्स पढ़े थे, ब्रायोफाइट्स पढ़े थे इसके अंदर, और यहाँ पे आते हैं थर्ड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, 3 पढ़े थे हमने, किन तीनों के अंदर कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, फेनिरोगैम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने 2 कैटेगरी देखी थी। कौन कौन सी कैटेगरी होती है फेनिरोगैम्स के अंदर? एक होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के टेबल से। ठीक है, तो बात समझ आए। क्रिप्टोगैम्स सीडलेस प्लांट्स और फेनिरोगैम्स जो सीड, जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगैम्स जो है यहाँ पे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीनों आएंगे इसके अंदर। तीनों में सीड नहीं मिल रहा, कोई फ्रूट फ्लावर सीड कुछ नहीं मिल रहा इनके अंदर। इसकी अगर हम बात करें फेनिरोगैम्स की तो इनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें मिलते हैं नेकेड सीड्स, यहीं डिकोड कर देते हैं इसको, इसमें मिलते हैं नेकेड सीड्स। और एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं भाई सीड्स प्रॉपर, फ्रूट फ्लावर सीड्स सब मिलते हैं हमें यहाँ पे। तो एंजियोस्पर्म्स में हमें सीड्स जो है प्रॉपर इनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में, है ना। सीड्स आर इनक्लोज्ड, सीड्स जो है प्रॉपर इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, फ्रूट के अंदर।
इसके अलावा हमें यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सबको याद हो गया है ना, सबको रिवाइज हो गया, इतना जो हमने पढ़ा था रिवाइज हो गया सारा। देखो तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर देखो आप इतने समझ जाओगे ना कि भाई नेकेड सीड, सिर्फ सीड बन रहा है लेकिन नेकेड सीड से, तो कौन है, वो हमारे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। समझ आ गया सबको, सबको क्लियर हो गया, इतना समझ आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, ट्रिक समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नहीं पढ़ा था उनको भी क्या क्लियरली समझ आ रहा है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई अगर कोई डाउट भी है तो उसको बता देना कि मैम ये थोड़ा डिटेल में बता दो, मतलब कुछ भी अगर चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उसको अच्छे से पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन वायरसेस। क्या है हमारा यहाँ पे कीवर्ड कि एंटीबायोटिक का इफेक्ट बताना है वायरसेस पे, उसके रिगार्डिंग जो है हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन पूछा गया था 2022 है ना, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए के अंदर। ठीक है, अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वायरस के सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। देखो वायरस क्या होते हैं, वायरस जो है हम ये कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का कनेक्टिंग लिंक होता है। मतलब क्या है, देखो अगर इस एक्चुअल में क्या होता है, वायरस जो है किसी सेल वेल से मिलकर नहीं बनता, वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह जो है एक्ट करता है, वो क्रिस्टलिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसको कोई होस्ट की बॉडी मिल जाती है ना, किसी भी लिविंग फॉर्म की बॉडी मिल जाती है, तो ये क्या करता है, उसकी जो पूरी मशीनरी होती है उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और फिर वही उसकी मशीनरी को यूज़ करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में जो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है वायरसेस का। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे ये कहते हैं, ये लिविंग थिंग की कैटेगरी में भी आते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, जब इनको होस्ट मिल जाएगा तो तब ये लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो भाई एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को बैक्टीरिया की, है ना। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं ये इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना। बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही इनहिबिट कर रही हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक को, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवर की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। कौन सी सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, वो थी पेनिसिलिन, है ना। क्वेश्चन देखो कहीं से बन सकता है, क्या थी, पेनिसिलिन। और जो ये पेनिसिलिन है वो किससे आइसोलेट की गई थी, ये एक फंगस से आइसोलेट की गई थी। तो आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस, कौन सी फंगस थी, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब देखो क्या पता क्वेश्चन इनसे कुछ बन जाए, तो हमें सब पता होना चाहिए, उस अगर कोई कीवर्ड आ गया है तो उसके बारे में सब पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो एंटीबायोटिक बात समझ में आ गई, इनहिबिट कर रही है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। कहीं भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो अगर हम उसमें एंटीबायोटिक डाल देंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और पहली एंटीबायोटिक थी क्या, पेनिसिलिन, और आइसोलेट की गई थी एक फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं भाई स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, है ना, हमें बताना है करेक्ट, बताना है करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं, वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटीज बट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीबायोटिक्स। वायरसेस को बता रखा है कि भाई नॉन लिविंग एंटिटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या इंटरेक्ट कर सकती हैं एंटीबायोटिक्स से, तो भाई ये इंटरेक्ट नहीं कर सकती एंटीबायोटिक्स से, क्योंकि देखो एंटीबायोटिक को प्रॉपर अपना काम करने के लिए प्रॉपर एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर एक प्रोटोप्लाज्म जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वायरस के अंदर तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, जब यहाँ पे नॉन लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव कर रही है,
वायरस जब बिहेव कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे एंटीबायोटिक्स क्यों काम करेंगे, काम करेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को काम करने के लिए प्रॉपर प्रोटोप्लाज्म चाहिए होता है, जहाँ पे प्रॉपर केमिकल रिएक्शन चलती हैं, तो वहाँ पे सेल के अंदर जाके एंटीबायोटिक अपना काम करेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। बी है टेकिंग एंटीबायोटिक्स क्योर वायरल इन्फेक्शन, तो भाई एंटीबायोटिक्स का वायरस से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रख लो बस, ठीक है। एंटीबायोटिक्स से सिर्फ बैक्टीरिया से लेना देना है, वायरस से कोई लेना देना नहीं है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। सी है वायरसेस डू नॉट possess metabolic pathways on which antibiotics can function whereas bacteria have such pathways, बिल्कुल सही बात है कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास ऐसी कोई पाथवे होती ही नहीं है जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी पेनिसिलिन है या जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो उस पर इंटरेक्ट कर पाए, है ना। लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था हमने बैक्टीरिया को, है ना, क्या है, एक यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था इसको। तो भाई अगर यूनिसेलुलर है, इसकी बॉडी एक सिंगल सेल से भी मिलके बन रही है, तो भाई इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चलेंगी ना। और सिर्फ एंटीबायोटिक को क्या चाहिए, सिर्फ एंटीबायोटिक को वही चाहिए कि भाई ये जो है जाके वहाँ पे रिएक्ट कर पाए, तो इसलिए बैक्टीरिया पे ये अपना काम कर सकता है, वायरस पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सी बात तो सही हो गई। डी पढ़ते हैं। डी है वायरसेस जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से, वो कोई रेजिस्टेंट नहीं होते, इनके पास मशीनरी ही नहीं होती है, ठीक है। तब इसको बोल सकते हैं कि हाँ रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो जब इसके पास मशीनरी नहीं है तो एंटीबायोटिक्स कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ना, क्योंकि देखो एंटीबायोटिक्स उस पर कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो रेजिस्टेंट की बात तो छोड़ दो, कुछ काम ही नहीं कर पा रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या होते हैं वायरसेस, क्या होती है एंटीबायोटिक्स, कैसे काम करती हैं, क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। क्या पूछ रखा है कि भाई जो हमने यहाँ पे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, तो उसमें जो है हम कैसे जो एक प्रॉपर एक साइंटिफिक नेम को लिख सकते हैं, कैसे बायोलॉजिकल नेम को प्रॉपर लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो भाई बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है ना, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ये कलर क्लियर दिख रहा है, ये कलर क्लियर नहीं दिख रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना, उसके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना। सभी बायोलॉजिकल नेम्स के या सभी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। किसने दिया था, ये भी सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले दिया था कैरोलस लीनियस ने, है ना। जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस। साइंटिफिक नेम को यहाँ पे दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। एक था जेनरिक नेम, है ना, एक था जेनरिक नेम एंड द अदर इज स्पेसिफिक एपिथेट। जिसको याद नहीं है वो अब उसको दोबारा से याद आ जाएगा, ठीक है। जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है। जेनरिक नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जीनस को, और वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिक एपिथेट के, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। हमेशा जो जीनस होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, और सबसे पहले हम जीनस को ही लिखते हैं, और जो हमारे स्पीसीज होती है इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। सभी जो हमारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, सभी जो हमारे बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, वो होते हैं लैटिन लैंग्वेज में। क्योंकि लैटिन लैंग्वेज क्या है, एक डेड लैंग्वेज है, इसमें अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई भी चेंज हो, है ना, एक डेड लैंग्वेज है। इतनी बात क्लियर है। एक ये भी इसका एक ये भी गाइडलाइन थी कि देखो अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं तो प्रॉपर इनको अंडरलाइन करना होता है। देखो एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंगो का हम साइंटिफिक नेम लिख देते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, तो इसको ना सेपरेटली हमें ऐसे अंडरलाइन करना होता है जब इसको हैंड रिटन करते हैं। और लेकिन अगर इसको प्रिंट कर रहे हैं
तो उस फॉर्म में हमें इसको इटैलिक फॉर्म, थोड़ा इसको ऐसा टेढ़ा फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म में इसको लिखना होता है, कि जिसको जो हम उस पेपर को जो प्रिंट हुआ है पेपर, उसमें हम क्लियरली देख पाएँ कि भाई इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई साइंटिस्ट है जिसने कोई साइंटिस्ट है जिसने उस बायोलॉजिकल नेम की डिस्कवरी की है, कि मतलब वो बायोलॉजिकल नेम उसी ने ही दिया है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लीनियस थे उन्होंने इसका साइंटिफिक नेम दिया है, तो साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे हम ऐसे लिन। इस टाइप से हम यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिन लिख दिया है साइंटिस्ट का नेम। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ आ गई है ना, इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो हमने लिन लिखा है ये क्या है, यहाँ पे हमारे ऑथर का नेम, मतलब ऑथर कह दो कि जिसने क्या इस नेम को बताया है। ठीक है, अब देखो, हाँ ये इसकी गाइडलाइंस थी, मेन गाइडलाइंस। तो यहाँ पे देखो हमारा जो करेक्ट जो हमारा यहाँ पे तरीका है बायोलॉजिकल नेम लिखने का वो है अमीबा, प्रोटियस, तो पी फर्स्ट यहाँ पे क्या है जीनस है, बाद वाला क्या है स्पीसीज है। तो भाई स्पीसीज को क्या हम कैपिटल थोड़ा लिख सकते हैं, इसको तो स्मॉल से लिखेंगे ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी देखो अमीबा सही लिखा हुआ है और ये सही लिखा हुआ है, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं जी उसको स्पीसीज को, तो ये सही है। सी देखो इसको जीनस को जो है यहाँ पे स्मॉल से स्टार्ट कर दिया, यही रॉन्ग है। और डी जो है यहाँ पे उल्टा लगा दिया, फिर यहाँ पे गलत कर दिया कि जीनस को स्मॉल से लिख रखा है और यहाँ पे स्पीसीज को कैपिटल लिख रखा है, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला है ना, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। देखो अगर आपको नहीं पता था ना, गाइडलाइंस नहीं पता होंगी, तो यहाँ पे इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको अच्छे खासे बढ़िया 4 नंबर दिलवा सकता था, वो जो है आपके यहाँ पे कट हो जाएंगे। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। जो भी कोई टॉपिक अगर आ रहा है ना, कोई एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, तो उसको उसके बारे में पूरी रिसर्च आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या उसका मतलब यहाँ पे कोई सिस्टम है, तो क्या उसका सिस्टम क्या है, कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, सब पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अब देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है हमारा, जो हम कहते हैं जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज वस्कुलर टिश्यूज। क्वेश्चन दिया गया है 2019 में, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा का है कि इनमें से कौन सा जो है इसके पास वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज का मतलब सबको पता है, नहीं पता तो सबसे पहले वस्कुलर टिश्यूज का मतलब पता होना चाहिए। जाइलम एंड दी फ्लोएम, जो ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो क्या काम करवाते हैं, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशन का प्रॉपर कंडक्शन करवाते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जाइलम एंड दी अदर इज फ्लोएम। ठीक है, अब देखो जाइलम क्या काम करता है, ये काम करवाता है वाटर कंडक्शन का, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है ना, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है, मतलब रूट से, है ना, रूट से। देखो वाटर मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, सोइल से एब्जॉर्ब होंगे, कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट से एब्जॉर्ब करेंगी, तो वो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के उस तक पहुँचाते हैं, कौन, जाइलम। ठीक है, फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम का काम होता है भाई फूड का ट्रांसलोकेशन, है ना, फूड का ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है कि जहाँ पे खाना बन रहा है उस खाने को डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचाना है। जैसे कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ के अंदर खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो वहाँ से अलग अलग रीजन्स में कौन लेके जाएंगे, फ्लोएम लेके जाएगा। बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात, ये ना ये क्या है, कुछ मतलब कुछ एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम जो है वो 4 एलिमेंट से मिलके बनता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये है हमारा वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, है ना, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर। खाली जाइलम जो है इन कंपोनेंट्स की हेल्प से, इन एलिमेंट्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करवाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम के कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, देखो फ्लोएम के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें आते हैं हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, है ना, इसके अंदर आते हैं हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सेल्स, है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स,
ये दोनों सेम, फ्लोएम का पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा और जो है फ्लोएम फाइबर्स। तो ये क्या है यहाँ पे, ये सब जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जाइलम के और फ्लोएम के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है जाइलम का या कौन सा एलिमेंट फ्लोएम का नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो भाई हमें सब पता होना चाहिए। अगर हमारे एमसीक्यू में वस्कुलर टिश्यूज़ की बात हो गई है तो आपको एकदम नाम देखते ही समझ आना चाहिए कि भाई किसकी बात हो रही है, जाइलम फ्लोएम कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या काम करते हैं, सब पता होना चाहिए। ठीक है। एक और देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, जो जाइलम है उसकी जो कंडक्शन, अगर हम डायरेक्शन बोले तो इसके होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन करवाता है किसका, वाटर मिनरल्स का। मतलब हमेशा रूट से ऊपर की तरफ ही कंडक्शन होगा। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम की तो इसमें बाय डायरेक्शनल कंडक्शन होता है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, है ना। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि उस लीफ में जो खाना बना है वो अपवर्ड्स भी जा सकता है, वो डाउनवर्ड्स भी जा सकता है। मतलब वो हर जो है हमारे प्लांट के सभी पार्ट्स में जा सकता है। तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सब डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होगा, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है। तो हमेशा जाइलम का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, जो कंडक्शन करवा रहा है। जो फ्लोएम है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा। ये हमें इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। चलते हैं अपनी काम की बात पे, जो हमसे क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्लैडोफोरा, पेनिसिलियम, मार्सिलिया और एनाबिना। अब अगर किसी को नहीं पता कि भाई क्या ऑप्शन है तो देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लैडोफोरा क्या है, क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। तो हमने एल्गी के अंदर कोई वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पढ़े थे क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्योंकि देखो जो एल्गी होती है वो एक्वाटिक होती है, तो यहाँ पे टिश्यूज़ का क्या ही मतलब, कोई लेना देना टिश्यूज़ का है ही नहीं। बात करें पेनिसिलियम की, ये होती है एक फंगस, नो वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट। बात करें हम मार्सिलिया की तो भाई मार्सिलिया होता है एक वाटर फन। और वाटर फन हमने किस में पढ़ा था, वाटर फन हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स के अंदर। कि पहले ऐसे प्लांट्स थे जो मतलब सोइल पे ग्रो कर रहे थे। ठीक है। और इनको जो है सबसे पहले वस्कुलर टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट थी, है ना। टेरिडोफाइट्स को सबसे पहले वस्कुलर टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट थी। तो ये यहाँ पे जो मार्सिलिया है ये तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनाबिना क्या है भाई, एनाबिना जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ब्लूग्रे एल्गी कैटेगरी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी के अंदर। मतलब वही हमारी जो बैक्टीरिया वाली कैटेगरी है, मोनरा किंगडम। तो उसको भी क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज़ की, तो इसको भी हटाते हैं। तो समझ में आ गए सारे ऑप्शन। तो करेक्ट कौन सा होगा, टेरिडोफाइट वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे एक और बात, अगर स्टूडेंट्स को ये पता है कि भाई टेरिडोफाइट्स में होते हैं वस्कुलर टिश्यूज़, अब यही नहीं पता कि कौन सा इनमें से टेरिडोफाइट है, तो ऑप्शन तो हमारा गए ना, मार्क्स 4 नंबर तो हमारे बिल्कुल गए। ठीक है। तो इसलिए जो हमें ये प्लांट्स हमने पढ़े हैं तो इनके हमें जो इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है। तो टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मार्सिलिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद स्लेजनेला, सेल्विनिया, ये सब हमने पढ़े थे, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके। तो ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मार्सिलिया, वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ टेरिडोफाइट्स की, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि टेरिडोफाइट्स में 2 प्लांट्स हैं, स्लेजिनेला और सेल्विनिया। स्लेजिनेला एंड दिस सेल्विनिया, दोनों प्लांट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, है ना। दोनों प्लांट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। मतलब क्या होता है कि भाई ये जो प्लांट्स हैं इसमें 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एक बनते हैं थोड़े लार्ज स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं मेगा स्पोर्स, एक बनते हैं थोड़े छोटे स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर्स। ठीक है। तो ये मेगा स्पोर जो है यहाँ पे जर्मिनेट करके यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को बना रहा है, माइक्रो स्पोर जो है जर्मिनेट करके यहाँ पे क्या बना रहा है, ये मेल गैमेटोफाइट को बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ था सीड हैबिट का, वो इन्हीं प्लांट्स की वजह से हुआ था। टेरिडोफाइट्स के अंदर खुद जो है सीड नहीं बनते हैं, लेकिन जो आगे इसके हम अगली वाली जो कैटेगरी देखते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में सीड बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे इवोल्यूशन जो हुआ है सीड हैबिट का वो इन्हीं प्लांट्स की वजह से हुआ है। ये हेटेरोस्पोरी जो कंडीशन इनके अंदर आ गई थी इसी की वजह से इवोल्यूशन हुआ है सीड हैबिट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ना, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पे स्लेजनेर और सेल्विनिया ये हेटेरोस्पोरस है, उसके अलावा पूरे जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं वो होमोस्पोरस है, मतलब सब में सेम काइंड के स्पोर्स बनते हैं, लेकिन दोनों प्लांट्स में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक बड़ा स्पोर एक छोटा स्पोर, है ना, मेगा एंड द माइक्रो। बस समझ आ गई। तो यहाँ पे ये इवोल्यूशन है फॉर द सीड हैबिट, मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये बात। ये क्या है यहाँ पे, इट इज़ द इवोल्यूशन, प्रीकर्सर लिख सकते हैं इसको हम, प्रीकर्सर है फॉर द सीड हैबिट। तो सबसे पहले इवोल्यूशन जो है सीड हैबिट का किसके अंदर हुआ है, टेरिडोफाइट्स के अंदर, है ना, प्रीकर्सर फॉर द सीड हैबिट, ये जो हेटेरोस्पोरिक कंडीशन है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सीड हैबिट का यहाँ पे इवोल्यूशन किस में हुआ, तो मुझे 100% पता है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म लगा के आ जाएंगे कि मैम सीड तो उसके अंदर ही मिल रहे थे, तो वहीं पे तो इवोल्यूशन हुआ है सीड हैबिट का, लेकिन एक्चुअली में नहीं। जो टेरिडोफाइट्स हैं, सबसे पहले जो 2 प्लांट्स हैं हेटेरोस्पोरस वाले प्लांट, इसके अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ है सीड हैबिट का, इन्हीं की वजह से आगे चल के फिर प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन हो पाया है। तो ये हमें याद रखना है, ये बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो और इसको कहीं पे लिख भी लेना। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे हमारा मार्शेलिया हो जाएगा। इसके अंदर मिलते हैं इसके अंदर मिलते हैं वास्कुलर टिश्यूज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसके अंदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ देखो, Which of the following kingdoms has or have only unicellular organisms? भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स गए, 4 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे आपको। क्या पूछा हुआ है कि हमें बताना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है। यूनिसेलुलर का मतलब सबको पता है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, सिंगल सेल की बॉडी बनी होती है, बॉडी हैविंग सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल मिलता है, सिंगल सेल में ही सब चल रहा है, प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब उस सिंगल सेल के अंदर ही चलता है। बात समझ आ गई। हमें बताना है यूनिसेलुलर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनरेंट प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टेंट, फंगी। अब देखो यहाँ पे मैं पहले क्लासिफिकेशन बताती हूँ, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो है हमें क्या आंसर जो है हमें करेक्ट करना है। देखो जो आज विटेकर का क्लासिफिकेशन था, उन्होंने क्या बताया था कि सभी लिविंग फॉर्म जो है उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था, 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सी किंगडम थी, पढ़ते हैं 1 बाय 1। 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा किंगडम, जिसको बिल्कुल बेसिक से भी नहीं पता ना, मैं अभी बता देती हूँ। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। याद आ गया कि हमने यहाँ पे इनको 5 किंगडम्स में, हमने नहीं, आर्च विटेकर ने 5 किंगडम्स में सभी लिविंग फॉर्म्स को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जो मोनेरा थी उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे थे, वो सारे थे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, है ना, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। वहीं बात करें प्रोटिस्टा की भाई, तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे थे, वो भी थे यूनिसेलुलर, लेकिन एक बात याद कर लेते हैं, यूकैरियोटिक थे वो, यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद सारे मल्टीसेलुलर एंड द यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके बाद सारे मल्टीसेलुलर थे, ये भी, और उसके बाद ये सारे जो थे यूकैरियोटिक थे। अब फंगी का भी एक एक्सेप्शन याद कर लेते हैं भाई। फंगी का एक एक्सेप्शन ये था कि फंगी के अंदर, फंगी का एक्सेप्शन ये है, इसका कहाँ लिखूँ, इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फंगी का एक एक्सेप्शन ये है कि इसके अंदर जो ईस्ट आता है ना, फंगी के अंदर ईस्ट जो आता है, ईस्ट वो होता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। ये भी एक्सेप्शन इसका इम्पोर्टेंट है ना। सारी जो फंगी होती हैं वो वैसे मल्टीसेलुलर होती हैं, लेकिन जो ईस्ट है यहाँ पे वो है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। तो भाई ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर हमें ये दोनों दिख रहे हैं, मोनर, प्रोटिस्टर। फंगी में सिर्फ हमें ईस्ट दिख रहा है यूनिसेलुलर। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक कौन है, सिर्फ मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें यूनिसेलुलर, हमें बताने हैं भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बताने हैं जो सिंगल सेल से मिलके बनते हैं।
तो ये बन रहा है सिंगल सेल से और ये बन रहा है सिंगल सेल से, मोनरा प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मोनरा नहीं प्रोटिस्टा नहीं, दोनों आएंगे, मोनरा एंड प्रोटिस्टा बोथ। फंगी दिया हुआ है, लेकिन फंगी में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है ईस्ट, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मोनरा होता तो तब हम थोड़ा देख सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पे हमारा करेक्ट तो सी ही आएगा, है ना। मोनरा एंड प्रोटिस्टा बोथ, दोनों यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया इतना? तो बिल्कुल देखो बेसिक से बताया, जिसको नहीं भी पता है तो वो कहीं नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से देखो क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हायर टू लोअर। हमें क्या बताया, देखो हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है मतलब जो कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, कोई भी लिविंग फॉर्म है, उसको मतलब कैसे क्लासीफाई किया गया प्रॉपर, है ना, कैसे अलग अलग टेक्सा के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया था कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, है ना, कि पहले किंगडम आ रहा था, है ना, फिर किंगडम के बाद फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज टाइप से याद आ गया ना। तो वो हमने यहाँ पे वही चीज़ पूछी हुई है कि हमें बताना है हायर टू लोअर बताना है। ठीक है, पहले हायर ग्रुप बताना है, फिर हमें उसके बाद चलते चलते हमें लोअर पे जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जो है कौन सी टेक्सा पढ़ी थी, हम कह सकते हैं कौन सा यहाँ पे आएगा सबसे पहले, जो हायर ग्रुप है हमारा वो आएगी किंगडम, किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद हमने पढ़ा था फाइलम आता है और आता है भाई डिवीजन। दोनों में अंतर क्या था, फाइलम हमने पढ़ा था एनिमल्स के अंदर जो कैटेगराइज करते हैं, तो एनिमल्स के लिए लिखते हैं हम फाइलम और डिवीजन लिखते हैं हम प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, है ना। सीक्वेंस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, फैमिली, जीनस एंड द स्पीसीज, है ना। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया था। अगर मैं यहाँ पे मैंगो का क्लासिफिकेशन करके दिखाऊँ, है ना, मैंगो का क्लासिफिकेशन अगर मैं करके दिखाऊँ तो किस टाइप से होगा, देखो किंगडम क्या आएगी मैंगो की, भाई मैंगो का मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, मैंगो का किंगडम क्या आएगी मैंगो की, प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, किंगडम तो प्लांट ही आएगी, है ना, प्लांट में आ रहा है तो किंगडम आएगी प्लांटे। ठीक है, यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे उसके अंदर, मैंगो के अंदर, तो डिवीजन कौन सी आएगी, डिवीजन आएगी भाई एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आता है एंजियोस्पर्मी। ठीक है, क्लास कौन सी आएगी इसकी, क्लास, क्लास आएगी, ये आता है डाइकोटिलिडन प्लांट के अंदर, है ना, डाइकोटिलिडन्स के अंदर आएगा, डाइकोटिलिडन्स के अंदर आएगा ये, तो ये आएगी इसकी कैटेगरी। ठीक है, डाइकोटिलिडोन, ठीक है, तो ये यहाँ पे डाइकोट के अंदर आएगा। ऑर्डर क्या आएगा इसका, ऑर्डर आएगा इसका सेपेंडेल्स, फैमिली आएगी इसकी एनाकार्डिएसी। तो इस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं ना, एनाकार्डिएसी, है ना, एनाकार्डिएसी। जीनस आएगा इसका मैंगीफेरा, और भाई इसकी जो स्पीसीज है वो आएगी इंडिका। ठीक है, तो इस टाइप से हम करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पे हमने मैंगो का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो समझ आ गया सबको किस टाइप से क्लासिफिकेशन करना है। अब देखो हमें क्या बताना है कि हायर ग्रुप से लोअर ग्रुप की तरफ हमने प्रॉपर करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। फाइलम सही है, क्लास सही है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली फर्स्ट ही सही आ गया, फाइलम, क्लास, फैमिली बाद में आती है, फैमिली स्टार्टिंग में नहीं आएगी, और यहाँ पे उल्टा दे दिया। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो गया ना, फर्स्ट वाला, देखो फाइलम आ गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज करेक्ट। भाई हमें बताना है कि प्लांट्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था,
क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो थैलोफाइट्स होते हैं क्या उनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन होता है। तो क्या आपने थैलोफाइट जो एल्गी थी, क्या हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई जो उनकी बॉडी होती है प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं प्रेजेंट, नहीं होते ना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, तो ऑप्शन रॉन्ग। बी है, क्या फिनेरिया एक फंगस है। भाई फिनेरिया फंगस में नहीं पढ़ा था, फिनेरिया क्या है, एक मॉस है, मॉस किसके अंदर पढ़ा था, ब्रायोफाइट के अंदर। किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइट के अंदर आता है, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सी पढ़ते हैं, सभी टेरिडोफाइट्स फेनिरोगैम्स होते हैं। क्या सभी टेरिडोफाइट्स फेनिरोगैम्स होते हैं, फेनिरोगैम्स नहीं होते, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। अभी क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, है ना, अभी क्लासिफिकेशन भी पढ़ के आए हैं हम, ये रहा, सॉरी कहाँ गया क्लासिफिकेशन, 1 सेकेंड, ये रहा, बताओ किस में आ रहे हैं, क्रिप्टोगैम्स में है, फेनिरोगैम्स में, ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है भाई, हमारा करेक्ट ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स आते हैं क्रिप्टोगैम्स के अंदर, ऑप्शन रॉन्ग। डी है, एक ही बचता है, वस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड अमंग ब्रायोफाइट्स। अगर किसी को नहीं भी पता होगा तब भी हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट होने वाला है ना। वस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता है ब्रायोफाइट्स में। भाई ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर सिस्टम क्यों मिलेंगे, जब वो आसपास उसके आसपास पानी है तो भाई वहाँ पे उसको प्रॉपर एक से रूटिंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है ही नहीं। तो वस्कुलर टिश्यूज़ की इतनी रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। सबसे पहले वस्कुलर टिश्यूज़ हमें किस में देखने को मिले थे, वो हमें देखने को मिले थे टेरिडोफाइट्स के अंदर, है ना, टेरिडोफाइट्स के अंदर मिले थे हमें वस्कुलर सिस्टम टिश्यूज़ देखने को मिले थे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वही यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बट द नॉट लीस्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब कॉजेज एसिडिफिकेशन एंड कडलिंग ऑफ मिल्क। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो माइक्रोब है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, एसिडिफिकेशन एंड कडलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का जो एसिडिक पीएच कर देता है, मिल्क का पीएच लो कर देता है और कर्डलिंग करवाता है मिल्क की, मतलब वही कि मिल्क से क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, विब्रियो कॉलेराई एंड सैक्करोमाइसिस सेरेविस। तो देखो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई LAB, मतलब लैक्टिक एसिड बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करवाते हैं, इनका काम होता है कि जो हमारे मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है ना मिल्क के अंदर, उसको कन्वर्ट करवाते हैं किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर उसको कन्वर्ट करवाते हैं। मिल्क का जो पीएच होता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको लो कर रहे हैं, पीएच को लो कर रहे हैं और कर्डलिंग करवा रहे हैं मिल्क की, है ना, कर्डलिंग करवा रहे हैं मिल्क की, कि यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, मिल्क से, है ना, दूध से दही बन रही है ना, मिल्क से बन रही है कर्ड, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये काम है लैक्टिक एसिड बैसिलस। देखो नाम से अगर आपको पता है ना कि लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पे बनता है, तो उससे ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोज जो मिल्क है, मिल्क में जो लैक्टोज है सॉरी, उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। कौन से बैक्टीरिया है हमारे लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। इनका काम क्या है भाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, इसका ऐसा कुछ सच कोई काम नहीं है। विब्रियो कॉलेरा डिजीज कोज करता है, कॉलेरा कोई काम नहीं है। सैक्करोमाइसिस ईस्ट, ये क्या है, ये होती है ईस्ट। ईस्ट को देखो, इसका भी एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं, ईस्ट को बोलते हैं हम, ये बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं इसको, बेकर्स ईस्ट। जब ये बेकरी में काम कर, जब मतलब ये सॉरी ये बेकरी में ये काम नहीं करती, मतलब जब इसको हम बेकरी में यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, है ना। तो बेकर्स ईस्ट का काम क्या है, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं बेकरी के अंदर, है ना, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। और ईस्ट को हम बोल सकते हैं ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट, जब यहाँ पे अल्कोहल फॉर्मेशन में इसका काम करते हैं, है ना, अल्कोहल फॉर्मेशन में इसका काम करते हैं, मतलब ब्रूइंग प्रोसेस में इसको काम लेते हैं, मतलब अल्कोहल बनाने में
तो तब इसको हम बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। और उसका काम ब्रेड वेड बनाने में हम काम लेते हैं इसको, है ना, ब्रेड बनाने में। तो ईस्ट का यहाँ पे से दोनों नाम हैं। अगर कहीं बेकर्स ईस्ट भी है तब भी समझ जाना कि भाई किसकी बात हो रही है, और जो ब्रूअर्स ईस्ट है समझ जाना कि क्या बात हो रही है। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए। और ये यूनिसेलुलर होती है, यूकैरियोटिक है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमारा ये क्वेश्चन कब का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2017 का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। जिसने बिल्कुल, आई थिंक जिसने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं था चैप्टर को, तो उसको भी सारा चैप्टर आई होप सो कि उसको समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो भाई डाउट है तो कमेंट में बता देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो सबको समझ आ गया। कोई इंपॉर्टेंट अगर बात है तो उसको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ भी जो मैंने बताया, तो उसको अलग से शॉर्ट नोट में लिख देना। एग्जाम के टाइम पे उसको जो है रिवाइज कर लेना। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मेरे क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है कोई जो है डिटेल चैप्टर भी नहीं पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट जैसे कोई हम कह सकते हैं कि जिसका मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है ये, मुझे पता है कि जिनका सब्जेक्ट नहीं होता वो थोड़ा सोचते हैं कि मैम इसकी वजह हम तो अपना सब्जेक्ट पहले पढ़ लेते हैं, है ना। तो अगर हम क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेंगे ना, तो इससे मतलब आपका काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और आप जो है मतलब 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे ना यहाँ पे, वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अगर इन्हीं की ही आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इनके जो मतलब इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड दी बाय बाय।